नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम बायोलॉजी में डिस्कस करने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके अंतर्गत आने वाले अंगों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस को सबसे पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे दिमाग का एक लेयर तैयार हो जाए, और उसके बाद एक एक अंग के अर्थात पाचन की प्रक्रिया को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पाचन की प्रक्रिया को शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस को सबसे पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह है मानव, ये उसका आंख, नाक, ये है मुख व मुख गुहा। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन प्रोसेस को शॉर्ट में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं ये आपका है मुख गुहा। मुख के अंदर का खाली भाग कहलाता है मुख गुहा, ओरल या बकल कैविटी। मुख गुहा के अंदर होता है जीभ। जीभ में टेस्ट पैपिले पाए जाते हैं, जिससे स्वाद का पता चलता है। यह है तालू, अर्थात मुख गुहा के ऊपरी का भाग ये कठोर होता है। सामने का भाग इसका कठोर होता है, जिसे कहते हैं कठोर तालु। पीछे का भाग कोमल होता है, जिसे कहा जाता है कोमल तालु। सॉफ्ट, ये वाला भाग है सॉफ्ट, और ये वाला सामने का भाग है हार्ड। पहला भाग है सामने का तालु, अर्थात पैलेट का सामने का भाग होता है हार्ड, जिसे कहा जाता है हार्ड पैलेट। पीछे का भाग सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, जिसे कहा जाता है कोमल तालु। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा के अंदर दो जबड़े पाए जाते हैं। मुख गुहा के अंदर दो जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपर जबड़ा होता है और एक नीचे जबड़ा होता है। दोनों जबड़ों में दांत होते हैं। ऊपर के जबड़े में 16 दांत और नीचे के जबड़े में 16 दांत। तो इस प्रकार से दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। दोनों जबड़ों में इस प्रकार से दांत होते हैं, 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। जबकि बच्चों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत कुल संख्या होती है इनकी 20, और वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का जो भाग है इसे कहा जाता है तालु। ये ऊपर का जो भाग है इसे कहा जाता है तालु। ध्यान दीजिएगा, सामने का भाग हार्ड पैलेट, पीछे का भाग सॉफ्ट पैलेट। ध्यान दीजिएगा, और यह होता है नाक का छिद्र, जो इस प्रकार से आकर तालु में खुलता है। यह है नाक का छिद्र, जिससे हम श्वास लेते हैं और वायु हमारे फेफड़े में जाता है, जिससे हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, यह है नाक का छिद्र। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पाया जाता है ऊपर लार ग्रंथि। 3 प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। यह है लार ग्रंथि का पैरोटिड, और इस प्रकार से यह मुख गुहा ग्रसनी में कन्वर्ट हो जाता है। यह हो जाता है 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, पाइप होती है 12 सेंटीमीटर लंबी, जिसे कहा जाता है ग्रसनी या फैरिंक्स, जिसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। यह ग्रसनी आगे जाकर 2 पाइप में कन्वर्ट हो जाता है। यह ग्रसनी आगे जाकर
दो पाइप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से पहला पाइप होता है ये आपका होता है श्वास नली। नाक से हम जो भी वायु ले रहे हैं अंदर फेफड़े की ओर, वो वायु जाता है इस श्वास नली से, ट्रैकिया से, और फिर फेफड़ा जब वायु हवा को छोड़ता है तो यही हवा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकलता है। तो ये होता है श्वास नली। ध्यान दीजिएगा, ग्रसनी आगे जाकर दो नलियों में डिवाइड हो जाती है, श्वास नली और ये है ग्रास नली, ईसोफिगस, जिसकी लंबाई होती है, ये ग्रास नली है, ईसोफिगस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर। और ये ईसोफिगस इस प्रकार से आगे जाकर एक बड़ी थैली नुमा संरचना में कन्वर्ट होती है, जिसे कहा जाता है अमाशय। और ये अमाशय आगे जाकर छोटी आंत के सामने के भाग अर्थात यू आकार के नली में खुलती है, यू आकार के नली में खुलती है, जिसे कहा जाता है ग्रहणी या डियोडेनम। ये छोटी आंत का अग्रभाग है, छोटी आंत का ये अमाशय जाकर छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में खुलती है, डियोडेनम में खुलती है, जिसकी लंबाई होती है लगभग 20 सेंटीमीटर। ये डियोडेनम आगे जाकर एक बहुत लंबी नली में खुलती है, जो छोटी आंत का पिछला भाग कहलाता है इलियम। इलियम की लंबाई लगभग 5.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है। ये इलियम चूंकि एक लंबी पाइप होती है जो एक ही जगह में घुमेटे हुए मुद्रा में रखी हुई होती है। तो ये इस प्रकार से ये जो इलियम है यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इलियम इस प्रकार से घुमेटी हुई मुद्रा में होती है। और यहां पर ये इलियम छोटी आंत का ये जो भाग होता है इलियम, ये आकर खुलती है बड़ी आंत के कोलोन में। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत के कोलोन में। ये है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये इलियम आगे खुलती है बड़ी आंत के कोलोन में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अमाशय आकर खुलती है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने के भाग अग्रभाग ग्रहणी या डियोडेनम में। और डियोडेनम जुड़ा होता है छोटी आंत के दूसरे भाग पिछला भाग, जिसे कहा जाता है इलियम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि, ये होता है आपका यकृत या लीवर। यकृत या लीवर बनाता है पित्त रस, और ये पित्त रस लीवर से निकलकर पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है, ये होता है पित्ताशय। और ये पित्ताशय इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ये पित्ताशय इस प्रकार से बाइल डक्ट अर्थात पित्त वाहिनी से होकर, ध्यान दीजिएगा, यह है यकृत या लीवर। यकृत या लीवर पित्तरस बाइल बनाती है। यह पित्तरस या बाइल आकर एकत्रित होती है पित्ताशय गाल ब्लेडर में, और यहां से गाल ब्लेडर से निकलती है पित्तरस पित्त वाहिनी से अर्थात बाइल डक्ट से। यह बाइल डक्ट संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ होता है, यह बाइल डक्ट संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ होता है। यह है आपका अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज। यह है अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज, और यह है लीवर यकृत। ये दोनों सामूहिक रूप से छोटी आंत के डियोडेनम में खुलते हैं। इस प्रकार से ये दोनों संयुक्त रूप से डियोडेनम में खुलते हैं।
यकृत से निकलता है पित्त रस जो जाकर गाल ब्लेडर पित्ताशय में एकत्रित होता है और यहां से बाइल डक्ट अर्थात पित्त वाहिनी से आता है एक संयुक्त नलिका में जो कि आगे खुलता है डिओडेनम में। यह आपका है अग्नाशय पेनक्रियाज। अग्नाशय पेनक्रियाज से निकलता है अग्नाशयी रस जो कि एक पाचक रस होता है। यह भी संयुक्त रूप में आकर मिलता है डिओडेनम में। जो भी हमारा भोजन आता है अमाशय से, ध्यान दीजिएगा, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो यह है अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यह है इलियम। इलियम आकर यहां पर जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इलियम आकर यहां पर जुड़ता है बड़ी आंत से। इलियम आकर यहां पर जुड़ता है बड़ी आंत से। यह है बड़ी आंत। बड़ी आंत में यह पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है, ध्यान दीजिएगा। अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है एक 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी अवशेषी अंग से जिसे कहा जाता है सीकम। तो यहां पर होता है सीकम 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा और 7 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तथा ये सीकम ये हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। तो ये होता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से होकर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये पूरा भाग कहलाता है कोलोन, अर्थात इलियम आकर कोलोन में खुलता है। इस प्रकार से ये लार्ज इंटेस्टाइन जाता है जस्ट छोटी आंत के पीछे से। यह है कोलोन। यह पूरा भाग कहलाता है कोलोन। कोलोन में ही जुड़ा रहता है मलाशय, अर्थात यह है मलाशय और मलाशय में होता है मल द्वार। यह है मलाशय, मलाशय में होता है मल द्वार, एनस। यह पूरा भाग है कोलोन। बड़ी आंत में सबसे लंबा भाग कहलाता है कोलोन। यह है कोलोन और यहां पर 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है छोटा सा सीकम और यह होता है 7 से 9 सेंटीमीटर लंबा। सीकम से जुड़ा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये दोनों हमारे शरीर में अवशेषी अंग है जिसका मानव शरीर में कोई काम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सीकम तथा अपेंडिक्स पाचन का कार्य करते थे जब मानव शाकाहारी था। शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन के लिए सीकम तथा कोलोन की आवश्यकता होती है। चूंकि मानव सर्वाहारी जीव है, प्राणी है, अर्थात वर्तमान में ये जो आपका सीकम है और ये आपका है अपेंडिक्स ये दोनों के दोनों मानव शरीर में कोई काम के नहीं है, अर्थात ये हो चुके हैं अवशेषी अंग, निष्क्रिय अंग जिसका मानव शरीर में कोई काम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, अर्थात 1.5 मीटर लंबा होता है ये आपका कोलोन। ये बड़ी आंत का मुख्य भाग कोलोन ही होता है। कोलोन के 3 भाग होते हैं, एक ये अपर का भाग वर्टिकल ये वाला, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। यहां पर ये जो डाउन में आ रहा है वर्टिकल वाला ये होता है डिसेंडिंग कोलोन। हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल कोलोन यहां से लेकर यहां तक ये होता है ट्रांसवर्स कोलोन और ये वाला कोलोन जो हॉरिजॉन्टल है इसे कहा जाता है सिग्मोइड कोलन। कोलोन से जुड़ा होता है मलाशय, रेक्टम। ये मलाशय में मल एकत्रित होता है और मल द्वारा एनस के द्वारा समय समय पर बाहर होता है। ध्यान दीजिएगा, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया को सबसे पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पाचन की प्रक्रिया को शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब हम खाना खाते हैं, अपने मुख गुहा में भोजन को लेते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, भोजन को सबसे पहला हम यहां पर मुख गुहा से अपने मुख में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है मुख गुहा, यह है मुख गुहा। सबसे पहले भोजन को हम
मुख गुहा से अंदर लेते हैं, मुख गुहा, ओरल या बकल कैविटी, ओरल और बकल कैविटी, मुख गुहा से सबसे पहले हम भोजन को अंदर लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं। भोजन यहां पर अंदर आता है, यहां पर मुख गुहा में पाया जाता है। ये आपका है, ये है जीभ, जिभा, ये है जीभ या जिभा, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जीभ या जिभा, जीभ या जिभा, टंग, ध्यान दीजिएगा, जीभ या जिभा में पाए जाते हैं स्वाद कलिका, स्वाद कलिका, टेस्ट पैपिले, इसका काम होता है भोजन में स्वाद का पता लगाना। यहां पर मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत, मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत, ध्यान दीजिएगा। दांत को अगर हम डिस्कस करते हैं तो मुख गुहा में दो जबड़े होते हैं। एक जबड़ा होता है ऊपर, मुख गुहा में एक जबड़ा होता है ऊपर और एक जबड़ा होता है नीचे। अगर हम ऊपर और नीचे के जबड़े को देखते हैं और इसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक जबड़ा, किसी भी एक जबड़ा का हाफ पोर्शन, या तो लेफ्ट पोर्शन या तो राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन या तो राइट पोर्शन में अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक साइड होते हैं कुल 8 दांत। इस प्रकार से एक साइड होते हैं कुल 8 दांत, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से होते हैं इसमें कुल 8 दांत, अर्थात 8 दांत इस तरफ भी होते हैं। इसी प्रकार से नीचे के जबड़े में भी किसी भी एक जबड़ा के दाएं तरफ होता है 8 दांत और बाएं तरफ भी होता है 8 दांत। ध्यान दीजिएगा, हमारे मुख गुहा में 2 जबड़े होते हैं, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। ऊपर के जबड़े का दाएं तरफ होते हैं 8 दांत, बाएं तरफ होते हैं 8 दांत। नीचे के जबड़े में भी दाएं तरफ होते हैं 8 दांत और बाएं तरफ होते हैं 8 दांत। इन 8 दांतों को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, शुरू के 2 दांत शुरू के ये जो 2 दांत होते हैं, शुरू के यहां पर ये जो 2 दांत होते हैं किसी भी तरफ के जबड़े के दाएं तथा बाएं तरफ में, शुरू के प्रारंभ के 2 दांत होते हैं कृदंत, ये होते हैं कृदंत, अर्थात इंसिजर, इंसाइजर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक दांत होता है रदनक, एक दांत होता है रदनक, कैनाइन। फिर से 2 दांत होते हैं, फिर से 2 दांत होते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, प्रीमोलर। और 3 दांत होते हैं चवर्णक, अर्थात मोलर। तो इस प्रकार से एक तरफ 8 दांत, दूसरे तरफ 8 दांत, नीचे में भी दोनों तरफ 8-8 दांत। तो इस प्रकार से एक वयस्क मनुष्य में होता है कुल 32 दांत, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से वयस्क मनुष्य में होता है कुल 32। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के 6 माह के बाद दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और जब वह बच्चा 2.5 वर्ष का होता है तो उसके कुल हो जाते हैं 20 दूध के दांत। और जब वह बच्चा
6 वर्ष आयु अवस्था का होता है तो दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और दूध के दांत के स्थान पर आते हैं स्थायी दांत, और स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है 32। ध्यान दीजिएगा, यदि हम दूध के दांत की बात करते हैं, यदि हम दूध के दांत की बात करते हैं तो दूध के दांत में, ध्यान दीजिएगा, ऊपर के जबड़े में होता है 10 दांत और नीचे के जबड़े में होते हैं 10 दांत, और जबड़े के एक तरफ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी जबड़े के एक तरफ, जबड़े के एक तरफ, किसी भी जबड़े के एक तरफ होता है, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं दूध के दांत, किसी भी जबड़े के एक तरफ होता है 5 दांत। पहला होता है इंसाइजर, कृदंत, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्री मोलर और चौथा होता है मोलर। ध्यान दीजिएगा, इंसाइजर की कुल संख्या होती है 2, केनाइन की कुल संख्या होती है 1, प्री मोलर की संख्या होती है 0 और मोलर की संख्या होती है 2। तो इस प्रकार से दूध के कुल जबड़े में, जबड़े के एक तरफ दूध के कुल 5 दांत होते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे तरफ होगा 5 दांत, तो ऊपर के जबड़े में हो जाएगा 10 दांत, और इसी प्रकार से नीचे के जबड़े में भी होता है 10 दांत, अर्थात दूध के कुल 20 दांत होते हैं। दूसरा, यदि हम स्थायी दांत की बात करते हैं, स्थायी दांत की बात करते हैं तो स्थायी दांतों की संख्या होती है 32, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। जबड़े के एक तरफ, जबड़े के एक तरफ, जबड़े के एक तरफ होता है कुल 8 दांत, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ध्यान दीजिएगा, यह होता है आपका 2, 1, 2, 3, अर्थात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दूध के दांत, किसी भी बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं, इनकी संख्या होती है 0। यहां पर स्थायी दांत में मोलर दांत की संख्या होती है कुल 3, जबकि यहां पर दूध के दांत में मोलर दांतों की संख्या होती है 2। तो दांत का मुख्य कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इस प्रकार से मुख गुहा में दांत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दांत का मुख्य कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिससे पाचन की प्रक्रिया आगे जाकर काफी सरल हो जाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा में ऊपर की तरफ होता है लार ग्रंथि, जिसे कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड, और नीचे की तरफ 2 लार ग्रंथि होते हैं, सब मैक्सिलरी और ये होता है सब लिंगुअल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपका है ऊपर का जो छत है, इसे कहा जाता है तालू। तालू का सामने का भाग कठोर होता है, इसे कहा जाता है हार्ड पैलेट। पीछे का भाग सॉफ्ट होता है, इसे कहा जाता है सॉफ्ट पैलेट। कठोर तालू, नरम तालू, ये पहला भाग कहलाता है कठोर तालू, कठोर तालू, हार्ड पैलेट। दूसरा होता है नरम तालू या कोमल तालू, कोमल तालू, सॉफ्ट पैलेट। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर तालू से ही जुड़ा होता है यह हमारा नाक का छिद्र, नासा छिद्र, जिससे हम श्वास अपने फेफड़े के अंदर लेते हैं। और यहां पर पीछे होता है यह है लार ग्रंथि, 1, 2, 3 प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं। यह पहला वाला है पैरोटिड। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है पैरोटिड, यह पहला वाला लार ग्रंथि है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। ये वाला है, दूसरा वाला है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और दूसरा वाला है, ये वाला है सबलिंगुअल
सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 प्रकार के मुख गुहा में होते हैं लार ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है सब मैक्सिलरी और ये आपका है सब लिंगुअल। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है सब लिंगुअल। यहां पर देखते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ये तीनों है लार ग्रंथि। सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। यहां से मुख्य रूप से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। समझते हैं, जब हम दांतों से भोजन को चबाते हैं, मुख में जब भोजन का अंतर्ग्रहण इंजेक्शन किया जाता है और भोजन को चबाया जाता है, तो उसी दौरान ये लार ग्रंथि, 3 प्रकार के लार ग्रंथि है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों लार ग्रंथि लार रस को छोड़ती है, पाचक रस के रूप में लार रस को छोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, तो लार ग्रंथि से निकलता है पाचक रस। ये लार ग्रंथि जो 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, इन तीनों लार ग्रंथि से निकलता है लार, पाचक रस के रूप में निकलता है लार। और लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला एंजाइम होता है टाइलिन, और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। पहला एंजाइम होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहीं से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले हमारा काम है पाचन की प्रक्रिया को शॉर्ट में समझना, और जब हमारे दिमाग का एक लेयर तैयार हो जाएगा तो इसी प्रोसीजर को हम काफी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम अमाशय, यकृत, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यहां पर अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबको हम शॉर्ट में समझेंगे। फिर बाद में इन्हीं सब अंगों में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है तीनों लार ग्रंथि। जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथि स्रावित करती है, लार ग्रंथि से निकलता है लार, और लार में 2 विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला एंजाइम्स है टाइलिन। टाइलिन करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अर्थात सबसे पहले पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान दीजिएगा, हमारे भोजन में पाया जाता है 3 प्रकार के जटिल भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। इन जटिल भोज्य पदार्थ प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है पाचन। अर्थात यदि हम पाचन को शॉर्ट में डिस्कस करें तो पाचन की प्रक्रिया में फाइनली, डाइजेशन की प्रक्रिया में फाइनली जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को हम परिवर्तित करके कन्वर्ट करेंगे सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में, सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में, और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को ही कहा जाता है डाइजेशन, भोज्य पदार्थ में। अब हम समझते हैं कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, हमारे भोजन में जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ क्या क्या होते हैं। हमारे भोजन में जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को अंततः हम पाचन की प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करेंगे अमीनो अम्ल में। अगर प्रोटीन अंततः अमीनो अम्ल में
परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इसका पाचन हो गया। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन पचित होकर बनता है अमीनो अम्ल। अगर प्रोटीन अंततः अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन हो गया। दूसरा है वसा। वसा का पाचन करके बनता है अंततः वसा अम्ल, वसा अम्ल, तथा साथ ही साथ बनता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, और बनता है ग्लिसरॉल। अगर वसा अंततः कन्वर्ट होकर बन जाता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल, अर्थात वसा का पाचन हो गया। तो प्रोटीन, वसा, ये सभी है जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अंततः पचकर बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। और यदि कार्बोहाइड्रेट अंततः ग्लूकोज, सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो उस दौरान लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि होते लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है लार, और लार में दो विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कर देता है, अर्थात इन तीन जटिल भोज्य पदार्थ में सबसे पहले पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले प्रारंभ करता है लार ग्रंथि। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दो प्रकार के पाचक ग्रंथियां होती है, एक होता है आंतरिक पाचक ग्रंथियां, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, दूसरा होता है बाह्य पाचक ग्रंथियां, अर्थात एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहां पर चूंकि आहार नाल मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक जो एक लंबी नलिका होती है, इसी लंबी नलिका को कहा जाता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। ध्यान दीजिएगा, आहार नाल में जो पाचक ग्रंथियां बाहर से संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है, उन्हें कहा जाता है बाह्य पाचक ग्रंथियां। लेकिन जो पाचक ग्रंथियां आहार नाल के अंदर ही होते हैं, उन्हें कहा जाता है आंतरिक पाचक ग्रंथियां। तो इसमें से अगर हम बाह्य पाचक ग्रंथि की बात करते हैं तो यह आपका है लार ग्रंथि, दूसरा है आपका यकृत या लीवर, और तीसरा होता है अग्नाशय, ये आपका है अग्नाशय या पेनक्रियाज। जबकि तीन आंतरिक पाचक ग्रंथियों में होते हैं, ये आपका है ग्रास नली। ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। दूसरा है ये आपका है अमाशय, स्टमक। स्टमक के आंतरिक, ये है आपका स्टमक, स्टमक के आंतरिक दीवारों में पाए जाते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और तीसरा है आपका, यहां पर छोटी आंत के दो भाग होते हैं, यह है ग्रहणी। ग्रहणी में किसी भी विशेष प्रकार के पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। यहां पर ग्रहणी या डियोडेनम का सिर्फ काम है कि अमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थ तथा यकृत से आने वाले पित्तरस, और यह आपका है अग्नाशय या पेनक्रियास से आने वाले अग्नाशय रस, इन तीनों को यह मिक्सअप करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। जबकि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा भाग है, इसे कहा जाता है इलियम, जो लगभग 5.5 मीटर से 6 मीटर तक लंबा होता है। ये इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि या लीवर कुन ग्रंथि। इन ग्रंथियों से निकलता है आंत्र रस। तो ये आंत्र ग्रंथि, दूसरा है आपका यहां पर श्लेष्मा ग्रंथि, ये आपका है श्लेष्मा ग्रंथि, और स्टमक में पाया जाता है जठर ग्रंथि। ये तीनों होते हैं आंतरिक ग्रंथियां, आंतरिक पाचक ग्रंथियां। तो ओवरऑल सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है लार ग्रंथि से निकले हुए लार का जो एक एंजाइम है टाइलिन, अर्थात लार ग्रंथि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन नामक एंजाइम करता है जो पाया जाता है लार में, अर्थात ये स्टार्च को
सरलतम फॉर्म माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अंततः कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन तभी होगा जब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। लेकिन अभी स्टार्च एक जटिल फॉर्म से दूसरे सरल रूप में कन्वर्ट होता है माल्टोज, लेकिन माल्टोज जो होता है ग्लूकोज के कंपैरिजन में जटिल होता है। तो अंततः अभी तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्णतः नहीं हुआ है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ सबसे पहले करता है टाइलिन नामक एंजाइम, जो कि पाया जाता है लार में। दूसरा होता है, लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है टाइलिन, जो करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यदि हमारे भोजन में जीवाणु या कीटाणु होते हैं उनका विनाश करता है। प्रारंभिक चरण में ये कीटाणुओं अर्थात जीवाणुओं का विनाश करता है, भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं का विनाश करता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भोजन में यदि किसी प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं तो उनका विनाश करता है लाइसोजाइम। इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल पाचन अर्थात डाइजेशन का प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, हमारे भोजन में जो भी जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको सरलतर रूप में कन्वर्ट करना अर्थात जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को कन्वर्ट करके किया बनाया जाता है सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन। अर्थात प्रोटीन अंततः कन्वर्ट होगा अमीनो अम्ल में, वसा अंततः कन्वर्ट होगा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जब हम भोजन को दांत से चबाते हैं तो इसी दौरान लार ग्रंथि, जो कि होता है पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअर, इन ग्रंथियों से निकलता है लार, और लार में दो विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन तथा लाइसोजाइम। टाइलिन करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन अर्थात स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और लाइसोजाइम ये हमारे भोजन में जो भी जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है, उनका विनाश करता है। ध्यान दीजिएगा, आगे भोजन, ध्यान दीजिएगा यहां पर डिस्कस हम करने जा रहे हैं। आगे भोजन ट्रैवल करते हुए इस नली से जाता है, ये आपका है ग्रसनी, ये नली कहलाती है ग्रसनी, फेरिंक्स। 12 सेंटीमीटर लंबा एक ग्रसनी होता है, फेरिंक्स होता है, इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। यह सिर्फ यहां से भोजन ट्रैवल करके आगे पहुंचता है। यहां पर यह ग्रसनी दो नलिकों में डिवाइड हो जाता है। यह जो पहला नली है इसे कहा जाता है श्वास नली, ट्रैकिया। समझिएगा, यह है आपका श्वास नली, ट्रैकिया। जब हम नाक से वायु को अपने फेफड़े में अंदर लेते हैं तो इसी ट्रैकिया या श्वास नली के माध्यम से फेफड़े में हमारा वायु जाता है, जिसमें से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ट्रैकिया से, जिसे हम आगे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यह है आपका ट्रैकिया, यह है ट्रैकिया। यहां पर ग्रसनी दो नलिकों में डिवाइड होता है। पहला ट्रैकिया, जिसे हम आगे मानव श्वसन तंत्र में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नाक से वायु लिया जाता है और किस प्रकार से श्वास की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। यहां पर भोजन ग्रसनी से होते हुए यह जाता है आपके ग्रास नली में। यह 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जिसे कहा जाता है ग्रास नली। 25 सेंटीमीटर लंबी इस नली को कहा जाता है ग्रास नली। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रास नली। यह बात ध्यान में बैठाइएगा कि अंततः प्रोटीन पचकर बनेगा अमीनो अम्ल। यदि अमीनो अम्ल में प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अर्थात प्रोटीन का पूर्णता पाचन हो गया। यदि वसा अंततः वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है अर्थात वसा का पूर्णता पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट यदि अंततः ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पूर्णता पाचन हो गया। यही प्रक्रिया को हमें यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्रसनी आगे जाकर दो नलिका में खुलती है। यह है श्वास नली, जिसे हम श्वसन तंत्र में डिस्कस करेंगे। यह आपका है ग्रास नली। तो इस प्रकार से हमारा भोजन ग्रास नली ईसोफेगस में जाता है। यह आपका है ईसोफेगस। ईसोफेगस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस
एक 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप या नली होता है। इसके आंतरिक दीवारों में, इस पाइप के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। इसके आंतरिक दीवारों में पाया जाता है म्यूकस ग्लैंड, यह श्लेष्मा ग्रंथि। यदि हम बात करते हैं ग्रास नली की, तो ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में इस प्रकार से पाए जाते हैं श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, इन श्लेष्मा ग्रंथि से निकलते हैं श्लेष्मा, पाचक रस के रूप में निकलता है श्लेष्मा, म्यूकस। ध्यान दीजिएगा, श्लेष्मा ग्रंथि अर्थात म्यूकस ग्लैंड से निकलते हैं पाचक रस के रूप में श्लेष्मा। लेकिन इस श्लेष्मा का सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि यह ग्रास नली की दीवारों को नम व लसदार बनाता है, जिससे ग्रसनी से आने वाला भोजन आसानी से स्लिप करके यहां पर चिकनाहट के कारण नीचे आसानी से गिरता है अमाशय में। तो इस प्रकार से ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में, ग्रास नली इसोफेगस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, इसके आंतरिक दीवारों में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, जहां से निकलता है श्लेष्मा, और यह श्लेष्मा ग्रास नली की दीवारों को नम व लसदार बना देती है। ग्रास नली की दीवार को नम व लसदार बना देती है, नम व लसदार बना देती है, जिससे भोजन आसानी से स्लिप करके नीचे अमाशय में गिरता है। भोजन आसानी से अमाशय में गिरता है, भोजन आसानी से अमाशय में जाता है। तो इस प्रकार से श्लेष्मा ग्रंथि म्यूकस ग्लैंड से निकलती है श्लेष्मा, जिसका मुख्य कार्य होता है ग्रास नली के दीवार को नम व लसदार बना देना, और ये भोजन को आसानी से अमाशय में पहुंचा देती है। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा तो इस प्रकार से श्लेष्मा ग्रंथि जो कि आहार नाल के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए श्लेष्मा ग्रंथि है आंतरिक पाचक ग्रंथि, जबकि यह आपका पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी जो लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, ये आहार नाल के बाहर से संबंधित होते हैं, इसलिए यह कहलाएगा बाह्यपाचक ग्रंथि। अब हमारा भोजन पहुंचता है आहार नाल की सबसे बड़ी थैलीनुमा संरचना में। यह है थैलीनुमा संरचना, जिसे कहा जाता है अमाशय, पेट या स्टमक। यह आपका है अमाशय, पेट या स्टमक। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है अमाशय, पेट या स्टमक। अमाशय या पेट, स्टमक। ध्यान दीजिएगा, भोजन ग्रास नली से आता है अमाशय या पेट में। अमाशय या पेट के 3 भाग होते हैं, जिसे हम अमाशय वाले पोर्शन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग, ये स्टार्टिंग का भाग, ये वाला पोर्शन कहलाता है कार्डियक। चूंकि ये दिल के काफी करीब होता है, कार्डियक के काफी करीब होता है, इसलिए इसे कार्डियक कहा जाता है। ये पहला भाग कहलाता है कार्डियक। ये कार्डियक के पास होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कार्डियक। दूसरा भाग, कार्डियक के पास वाला भाग कहलाता है, यह आपका होता है फंडिक, फंडिक। और बीच का पोर्शन कहलाता है अमाशय, स्टमक बॉडी। यह बीच का पोर्शन कहलाता है स्टमक बॉडी, स्टमक बॉडी। और लास्ट का ये पूरा पोर्शन कहलाता है स्टमक बॉडी, और लास्ट का पोर्शन जो यहां पर ग्रहणी से जुड़ता है, ये पोर्शन कहलाता है आपका, ये पोर्शन कहलाता है पाइलोरिक। इस पोर्शन को कहा जाता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो कार्डियक वाला भाग होता है, ये सीधा जुड़ता है ग्रास नली से। ये भाग जाकर जुड़ता है ग्रास नली से। ग्रास नली जो कि जुड़ा हुआ होता है अमाशय के कार्डियक वाले भाग से, और कार्डियक और आपका कार्डियक और अमाशय
जहां पर जुड़ते हैं, यहां पर एक वॉल्व होता है, ये होता है एक वॉल्व। इस वॉल्व को कहा जाता है कार्डियक वॉल्व, इसको कहा जाता है कार्डियक वॉल्व। तथा ये जो ग्रहणी है, डियोडेनम है, आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का अग्रभाग, ये है ग्रहणी, ये जुड़ा होता है अमाशय से, पाइलोरिक से। तो पाइलोरिक जो कि अमाशय का भाग है और ग्रहणी जो कि छोटी आंत का भाग है, ये दोनों संबंधित होते हैं। यहां पर इनके बीच में एक वॉल्व होता है जिसे कहा जाता है पाइलोरिक वॉल्व, ये कहलाता है पाइलोरिक वॉल्व। ध्यान। तो अमाशय पेट या स्टमक के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, स्टमक बॉडी, और ये आपका है पाइलोरिक, ये 3 भाग, और बीच का ये पूरा पोर्शन कहलाता है स्टमक बॉडी। ध्यान देगा। यहां पर ध्यान देते हैं कि ये जो अमाशय या पेट है, ये आहार नाल की सबसे बड़ी एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहां पर भोजन जाकर अस्थायी रूप में स्टोर होता है। भोजन यहां पर लगभग 4 घंटे तक रहता है। जो भी हम भोजन करते हैं वो जाकर पेट में एकत्रित होता है, अमाशय स्टमक में जाके एकत्रित होता है, और भोजन यहां पर लगभग 4 घंटे तक रहता है। और ये स्टमक जाके कनेक्ट हो जाता है ग्रहणी से। ध्यान। तो इस प्रकार से ये जो अमाशय होता है, ये आहार नाल की थैलीनुमा, सबसे बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जहां पर भोजन 4 घंटे तक रहता है। इसे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं पाचन की प्रक्रिया को काफी डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान देगा। अभी मुख्य तौर पे पकड़ना है कि ये जो आपका अमाशय होता है, अमाशय की आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। अमाशय की आंतरिक दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ध्यान देगा, अमाशय या पेट या स्टमक के आंतरिक दीवार में पाया जाता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, यहां पाया जाता है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहां पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर